पाकिस्तान में आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले तीसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक़ थे। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर का आगाज़ 5 जुलाई 1977 में हुआ कि जब वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और उन्होंने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। उन्होंने 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का हुक्मनामा सादिर किया। इस्लामाइजेशन का उनके दौर में काफ़ी अहम किरदार रहा। ये एक ऐसा अंसर था कि जिससे ना सिर्फ उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ बल्कि कुछ हलकों में इस पर उनके ख़िलाफ़ बहुत तनकीद भी की गई। उन्हीं के दौर में सेंसरशिप को काफ़ी अरूज मिला। रोज़नामा मसावात और सदाकत ये 2 ख़ास अखबारात थे कि जिनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। इसी साल नवंबर के वाक़े में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला के रख दिया। वाक़या ये था कि 500 के करीब बदबख्तों ने खाना काबा पर कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश की। इस वाक़े से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज की मदद ली, लेकिन इब्तदाई नाकामी के बाद उन्होंने फ्रांस से और पाकिस्तान से एक फ़ौजी इमदाद का मुतालबा किया। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने सदर परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस वक़्त सदर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आर्मी कमांडो की हैसियत से SSG की सदारत कर रहे थे, उनको और उनके दस्ते को पाकिस्तान ने सऊदी अरब में इस मिशन के लिए भेजा। एक मुख्तसर दुरानिये के बाद खाना काबा को इन बदबख्तों से पाक कर लिया गया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया में कदर कीमत बढ़ गई। इसके बाद 1981 में एक वाक़या पेश आया और वही वाक़या ये था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक त्यारा हाईजैक किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जाहिंसाई हुई। इसी अरसे के दौरान लाहौर में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि लाहौर के एक मशहूर ताजिर के इकलौते बेटे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। इस गुनाह के मुर्तकिब मुल्ज़िमान को लाहौर कैंप जेल के बाहर सरेआम फांसी दी गई। कहा जाता है कि इसके बाद दोबारा कभी ऐसा कोई वाक़या सुनने में नहीं आया, ना रिपोर्ट हुआ। ज़ियाउल हक़ के दौर में मुख्तलिफ़ रिफ़ॉर्म्स की गईं। इन रिफ़ॉर्म्स के कुछ फ़ायदे भी थे और नुकसान भी। इसके एक मिसाल साहिवाल की एक 13 साला लड़की के केस में मिलती है कि जिसके साथ ज़्यादती की गई। वो 4 गवाहान अपने हक़ में पेश ना कर सकी, जिसके बाद अदालत ने उसको जेल में बंद कर दिया। इस लड़की का मुकदमा मरहूमा आसमा जहांगीर ने लड़ा और 6 माह बाद इस लड़की को बाज़याब कराया। जनरल ज़िया ही के दौर में सियाचिन पर भारतीय अफवाज ने कब्ज़ा किया, जिस पर जनरल ज़िया के एक बयान का मफ़हूम ये था कि ऐसी जगह पे कब्ज़े का क्या फ़ायदा कि यहाँ पर तो ना घास उगती है और ना ही कोई फसल। 1987 ये वो साल था कि जब पाकिस्तान और भारत में दोबारा जंग के बादल छा गए। ऐसे हालात में जनरल साहब ने एक बिन बुलाए मेहमान के तौर पे भारत का दौरा किया। उन्होंने दौरे में पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट का टेस्ट मैच भी देखा। दौरे से वापसी पर उन्होंने एक धमकी अमेज़ बयान दिया भारत के वज़ीर आज़म को कि जिसका मफ़हूम ये था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब एक दोबारा जंग हुई तो वह एक न्यूक्लियर जंग होगी, जिसके नतीजे में ना तो पाकिस्तान सलामत रहेगा और ना ही भारत। इसके नतीजे में भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात की जाने वाली अपनी अज़ाफ़ी नफरी को वापस बुलाया और तमाम जो जंगी मशक़ें थीं उनको रोक दिया गया। जनरल साहब की धमकी काम कर गई और पाकिस्तान और भारत एक और जंग के हादसे से बच गए। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में रोयत हलाल कमेटी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और वफाकी शरई अदालत का क़याम अमल में लाया गया। इसी दौर में अवामी नुमाइंदे के लिए सादिक और अमीन होने की शर्त लाज़मी करार दी गई। यह आर्टिकल 62 और 63 था। ये वही आर्टिकल है जिसके तहत साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अदालत ने नाअहल करार दिया था। 1984 में एक सदारती रेफरेंडम कराया गया कि जिसके तहत बच्चों को भी वोट का हक़ दिया गया और सदर ने अपनी पोजीशन 97% कसरत के साथ मुस्तहकम की। 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, जिसके बाद सदर ने अपनी मर्ज़ी से असम्बली की वोटिंग के बगैर जुनेजो को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया। जुनेजो और ज़ियाउल हक़ की ज़्यादा देर तक ना बनी और दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। ज़्यादा इख्तलाफात तब शदीद हुए कि जब जुनेजो ने 1988 में कहा जाता है कि मशवरे के बगैर जिनेवा कन्वेंशन में साइन किए। इसके बाद सदर ने 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए 29 मई 1988 को जुनेजो को बरतरफ कर दिया और इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान किया। हैरानी की बात यह थी कि सुबह पंजाब में नवाज़ शरीफ को वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया और उन्हें निगरान CM का ओहदा मिला। 27 दिसंबर 1979 में
चंद रूसी फौजियों ने अफ़गानिस्तान के सदर को उनके महल में कत्ल कर दिया। ये ऑपरेशन स्टॉर्म 333 के नाम से जाना जाता है। ये 43 मिनट का ऑपरेशन था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में ये 43 मिनट का ऑपरेशन 10 साल जितनी बड़ी तबाही लाएगा। ऐसी तबाही कि जिसमें 12,50,000 कैजुअल्टीज़ हुई, और इस 43 मिनट की खता का अब तक दुनिया नतीजा भुगत रही है। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के भरपूर ताउन के साथ और मुजाहिदीन के नेटवर्क और अपने इंटेलिजेंस के वसी नेटवर्क की बुनियाद पर सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी। नतीजतन अप्रैल 1988 में जनीवा कन्वेंशन के माहिदे के तहत, जिसमें पाकिस्तान, रूस, अफ़गानिस्तान और अमेरिका शामिल थे, रूस ने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की कि वह जल्द ही अफ़गानिस्तान से मुकम्मल अफवाज का इनखला करेगा। रूस ने अपने माहिदे की पासदारी की और तकरीबन ऐसे ही हुआ कि 1 साल के तकरीबन अरसे के बाद रूस ने अपनी तमाम अफवाज अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली। इसी माह अप्रैल की 10 तारीख को 1988 में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ओजरी कैंप मौजूद था कि जहाँ पाकिस्तान का असला वाफर मकदार में मौजूद था। कैंप में आतिश ज़दगी हुई और देखते ही देखते पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। इस वाक़े में 103 के करीब कैजुअल्टीज़ हुई। 17 अगस्त 1988 जनरल ज़िया-उल हक़ के ना सिर्फ दौरे हुकूमत का बल्कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। सदर एक सरकारी दौरे पर फ़ौजी मशकों का जायज़ा लेने के लिए सरकारी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि उनका जहाज़ बहावलपुर के करीब हवा में ही बम धमाके से तबाह हो गया। इस वाक़े में अमेरिका की मिलिट्री अताशी समेत पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत के बहुत सारे अफसरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। सदर ज़िया-उल हक़ को भरपूर सरकारी एज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।